लिखिए 1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों। 1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों। किंतु सत्कार के रूप में यदि रिश्वत दी गई है, उपहार दिया गया है, किंतु इसी लाइन में लिखना है, किंतु सत्कार के रूप में यानी कि गिफ्ट के रूप में, उपहार सत्कार के रूप में यदि रिश्वत दी गई है, तब केवल व्यक्ति जुर्माने से दंडित होगा। तब व्यक्ति केवल यानी कि जो रिश्वत दिया है जुर्माने से दंडित होगा, कारावास नहीं मिलेगा। जैसे कि लो ये आपका साड़ी बांट दी गई, आपका गमछा बांट दिया गया फ्री में, आजकल चल ही रहा है, या आपका ये सूट बांट दिया गया कि जाकर सूट पहनो, तो ये सब उपहार है। दे दिया गया मोबाइल, तो पैसा नहीं दिया गया है, डिब्बा दे दिया गया और उपहार में जैसे कि लोग देते हैं ना कि लो ये गिफ्ट, तो आपका एक और गलती हो गई, उसको सुधार कर लीजिए भाई। देखिए जो ये चैप्टर था ये 1920 में जोड़ा गया था, इसको सुधार कर लीजिए। 1975 में लिखवा दिया। एकदम शुरुआती दौर में देखिए, आपका शुरुआती दौर में गलती हो सकती है पॉइंट, उसको सुधार करना ही अच्छा माना जाता है। देखिए जो ये अध्याय 9A चल रहा है ये 1920 में जोड़ा गया, इस गलती को सुधार कर लीजिए। ऊपर लिख लीजिए 1920 में, हो सकता है पूछ ले। अगला देखिए इसके बाद आपका 171A, निर्वाचन में असम्यक असर डालने या निर्वाचन में प्रतिरूपण के लिए सजा दी गई है। एक लाइन लिखिए, बस एक लाइन लिखना है फ्री के लिए। क्यों हेडिंग डालिए भाई 171F, निर्वाचन में असम्यक असर डालना या प्रतिरूपण के लिए दंड। निर्वाचन में असम्यक असर डालना या प्रतिरूपण के लिए दंड। लिखिए 1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों। 1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों। इसके बाद लास्ट वाला पूछा जाता है कभी काल 171I 171Y लिखिए, छोड़ दीजिएगा बीच में। 171I लास्ट वाला लिखिए, निर्वाचन लेखा रखने में असफलता, यानी कि जो इलेक्शन का खर्चा है या अकाउंट है उसको रखने में असफलता। एडिट डालिए निर्वाचन लेखा रखने में असफलता, यानी कि आपने चुनाव में कितना खर्चा किया, क्योंकि हर एक चुनाव में खर्चे की सीमा कानून द्वारा निर्धारित है और उस सीमा से अगर आपने अधिक खर्चा किया है तो आप दंड के भागी होंगे। और अगर एक और नियम याद रखिए, यदि आपने कितना खर्चा किया ये हिसाब किताब निर्वाचन आयोग को नहीं भेजा तो आपका चुनाव भी रद्द हो सकता है, ये भी नियम है। क्या रद्द हो सकता है? आपका निर्वाचन। लेकिन यहाँ आपका कितना खर्चा हुआ अगर ये लोग करते हैं नहीं देते तो दंड के भागी होगा व्यक्ति, लेकिन दंड बहुत कम है। लिख लीजिए सजा 500 रुपया जुर्माना। भाई दंड बहुत कम दिया जाए, कितना जुर्माना है? केवल 500 रुपया। कौन नहीं दे देगा 500 रुपया। अगला यह अध्याय 10 चला जाए भाई, अध्याय 10 से भी क्वेश्चन अच्छा बनते हैं, तो 1 या 2 क्वेश्चन बनते हैं। हेडिंग डालिए अध्याय 10, प्री में 1 या 2 क्वेश्चन इधर से बनते हैं। किस क्वेश्चन पर अटैक करना है वह आपको याद करना है, तो क्वेश्चन पर लिख लीजिए। हेडिंग का बता दें, लोक सेवकों के
लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में, लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में धारा 172 से लेकर 190, 172 से लेकर 190, धारा 172 से लेकर 190। इधर से जो क्वेश्चन बनते हैं उनको मॉडल देखिए, इसमें है क्या, देखिए इसमें आपका पढ़ना क्या, यानी कि इसमें इस चैप्टर में मिलेगा क्या। पब्लिक सर्वेंट या लोक सेवक कोई आदेश देगा और व्यक्ति उस आदेश का उल्लंघन करेगा, या लोक सेवक के समक्ष आपका, जैसे कि न्यायालय है तो लोक सेवक न्यायाधीश है और उसके समक्ष आप मिथ्या कथन करेंगे, या आप कह सकते हैं मिथ्या साक्ष्य देंगे, मिथ्या या फाल साक्ष्य गढ़ेंगे, इत्यादि बातों के लिए दंड का प्रावधान किया गया। लेकिन आपका जो इसके लिए आपका दंड का इस चैप्टर में प्रावधान है, जो मुख्य रूप से क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। पहले 2-3 मॉडल बताया जाए तब डायरेक्ट शुरू किया जाए। देखिए जो क्वेश्चन बनते हैं, आपका पहला मॉडल ये बनता है कि निम्नलिखित में से कौन दंडनीय नहीं है। ये तो ये रट्टा मारते जाइए जो बताया जाए, उसके बाद डायरेक्ट का छाट बताया जाए। आपका इसमें जो अच्छा क्वेश्चन बनता है, जो आपका गलत हो सकता है, वो बनता है कि समन का पालन न करना, यानी कि न्यायालय ने समन जारी किया और आप उस समय या उस दिन पर न्यायालय में हाजिर नहीं हुए तो ये दंडनीय है, याद रखिए ये दंडनीय है। फिर क्वेश्चन बनता है कि न्यायालय ने समन जारी किया और आप घर छोड़कर क्या हो गए, फरार हो गए, ताकि समन हम पर तामील या रिसीव ही न हो, यानी कि सर्विस ही न हो, ये भी दंडनीय है। और अगला क्वेश्चन बनता है आपका, अगला इसमें दे देगा कि समन लेने से इनकार करना, इसी को एक पॉइंट पर अटैक पहले करना कि समन लेने से इनकार करना अपराध नहीं है, अर्थात दंडनीय नहीं है। क्यों? क्योंकि न्यायालय समन के बदले CRPC की धारा 87 के तहत क्या जारी कर सकता है, गिरफ्तारी का। तो जो पहला हिंटेड क्वेश्चन आता है जो आप गलत कर सकते हैं, वो ये है कि कौन दंडनीय नहीं। तो आपका जवाब रहेगा समन लेने से क्या करना, डिनाई करना, ये कहीं अपराध नहीं। और ये सब अपराध है। समन माने तामील ले करना आना, समन रिसीव न हो, फरार हो जाना, समन चस्पा कर दिया गया, फाड़ कर क्या किए, दरवाजे से फेंक दिए, ये भी अपराध है। लेकिन समन लेने से इनकार करना कोई अपराध नहीं। पहला पॉइंट इसमें ये पकड़ना है। दूसरा जो पॉइंट आपका इसमें पूछा जाता है, मिथ्या साक्ष्य देना और मिथ्या साक्ष्य गढ़ना। सेक्शन याद रखिए, अगर मिथ्या साक्ष्य देना दिया तो IPC की धारा 191 मानेंगे, और मिथ्या साक्ष्य गढ़ना दे दिया तो 192 रटे रहे। कौन कौन धारा रखना पड़ेगा? मिथ्या साक्ष्य देना कहाँ परिभाषित है? 191। मिथ्या साक्ष्य गढ़ना कहाँ परिभाषित है? 192। रखिए, ऐसे पूछा जाता और क्या। मिथ्या साक्ष्य देने और गढ़ने दोनों के लिए सजा किसमें है? 193। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका जो बनता है, 2 धाराएं और अच्छे से तैयार रखना, 180 और 188। इधर की 2 धाराएं और एक धारा मैं और बता दूं तब शुरू किया जाए। 174 ए आजकल पूछा जा रहा है। 174 ए लिख दिया जाए पहले तब समझा जाए। 174 ए भी आजकल पूछा जा रहा है इंटरव्यू में भी, और इसको भी आपको सतर्क रहना है। लेकिन एक धारा ये
180 में ये क्वेश्चन बनता है इंटरव्यू में भी कि अगर किसी व्यक्ति ने एफआईआर कराया और पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी ने आग्रह किया कि आप एफआईआर पर क्या करिए, हस्ताक्षर या क्या लगाइए, अंगूठा चिन्ह, और वह व्यक्ति न तो हस्ताक्षर किया न अंगूठा चिन्ह लगाया, तो ऐसा सूचनादाता यानी कि एफआईआर दर्ज कराने वाला व्यक्ति आईपीसी की किस धारा में दंडनीय होगा? तो ये याद रखिए 180। और 188 भी लॉकडाउन में खूब प्रसिद्ध रही भाई, इसलिए रही कि 144 सीआरपीसी का आदेश दिया जाता था कि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एक जगह एकत्र न हो और व्यक्ति हो जाते थे तो ऐसी दशा में उनके खिलाफ एफआईआर होती थी। इस धारा के तहत 188 के तहत, तो 188 है क्या? लोक सेवक के आदेश की अवज्ञा करना, यानी कि बताया जाएगा पब्लिक सर्वेंट ने विधिपूर्ण आदेश दिया है और आप उस आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं तो किस धारा के तहत आप दंडित होंगे? 188 ये कवर करना है। और आईपीसी की धारा आगे बताई जाएगी। क्वारंटीन का नियम या क्वारंटीन का नियम आजकल बहुत चल रहा है, हो सकता है बिहार पूछ ले कोरोना काल में, कोई जानता नहीं था लेकिन अब चलवा दिया है। कोरोना काल तो कौन था? 271 जाकर समाज के लिए भी याद रखे, कोई पूछ ले बताइए क्वारंटीन का नियम कहाँ दिया गया है किसी में? तो धारा किसमें? 271 आगे बताया जाए। फिर एक बार एक लाइन और जानिए तब धारा शुरू किया जाए। इसमें जो मुख्य रूप से आपको पढ़ना है वह 174 ए भी पढ़नी है। 174 ए के तहत प्रावधान है कि अगर सीआरपीसी की धारा 82(1) के तहत उद्घोषणा जारी की गई है और व्यक्ति समय पर हाजिर नहीं होता तो वो सजा का हकदार होगा। और 82 के खंड 4 के तहत उद्घोषणा हुई हो तब भी नहीं आता समय पर तो वह दंड का क्या होगा? और 82(1) का उल्लंघन 3 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनों। और 82 के खंड 4 का उल्लंघन तो 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। यानी कि कुल मिलाकर आपका और जो धाराएं पढ़नी है, लेकिन 7 जो धाराएं हमने बताया ये तो दिमाग में हमेशा बैठा रहिए। इसमें समस्यात्मक क्वेश्चन भी बनता है और सेक्शन भी बनते हैं। अब इस चैप्टर को भाई शुरू किया जाए। 172 देखिए आपका 172 समनों की तामील या अन्य कार्यवाहियों से बचने के लिए फरार हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि समन की सर्विस हम पर न हो या समन रिसीव ही न हो हम पर या समन की तामील हम पर न हो, इसके लिए आप फरार हो जाते हैं। तो हमने अभी बताया कि समन न हम पे रिसीव हो, घर छोड़कर क्या किया? भाग गया या गांव में जाकर कहीं छुप गया तो दंड का भागी होगा कि नहीं? अगर सामने रहता और समन लेने से क्या कर देता, इनकार तब नहीं होता। फिर रख देखिए अभी लिखवाया जाएगा। जो कोई किसी ऐसे लोग सेवक द्वारा निकाले गए समन, सूचना या आदेश की तामील से बचने के लिए फरार हो जाएगा। जो ऐसे लोग सेवक के नाते ऐसे समन, सूचना, आदेश को निकालने के लिए वैध रूप से सक्षम हो, वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 1 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 500 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा। और यदि ऐसी समन, सूचना, आदेश न्यायालय ने निकाला है तो ऐसी दशा में दंड अधिक होगा और दंड थोड़ा बढ़ेगा। सादा कारावास 6 मास तक का या जुर्माना 1000 रुपया या दोनों। इसका मतलब आइए कोई पब्लिक सर्वेंट है और पब्लिक सर्वेंट विधिपूर्ण माने कानूनी रूप से सक्षम है कि वह समन निकाले, सूचना निकाले या कोई आदेश। और कोई व्यक्ति इसलिए कि समन या सूचना, आदेश उस
पर रिसीव न हो, क्या हो जाता है, फरार, तो वह इस धारा के तहत दंड का भागी होगा। तो समन निकलवा दीजिए। फिर आपका कोई माने कह सकते हैं सूचना दिलवाइए, या कोई कह सकते हैं कि आदेश दिलवाइए और फरार करवा दीजिए। देखिए आपका एक उदाहरण यहाँ बताते हैं, पहले सब लिखवाते हैं भाई। देखिए आपका सीआरपीसी में समन निकलता है और समन के लिए प्रावधान आपका 2W, पहले सीआरपीसी की कौन सी धारा ऐड करेंगे, 2W। समन मामला परिभाषित है और वह मामला जो वारंट मामला। समन न्यायालय निकालता है, आपका आदेश का जारी करता है अभियुक्त के खिलाफ सीआरपीसी की धारा में 204। समन मामलों में सामान्यतः समन और वारंट मामलों में क्या गिरफ्तारी का वारंट। आदेश का किसमें जारी होती है, 204। इसके बाद आपका देखना है समन के बारे में विस्तृत प्रावधान सीआरपीसी की धारा 61 से लेकर 69 तक किया गया है, ये भी आपको सतर्क रहना है। और यदि न्यायालय ने समन निकाला, चाहे गवाह के नाम, चाहे आपका अभियुक्त के नाम, और वह चाहे लोक सेवक ने निकाला या न्यायालय ने, और वह व्यक्ति फरार हो गया कि समन रिसीव न हो, तो ऐसा व्यक्ति 172 आईपीसी के तहत सजा का क्या होगा, हकदार, दंड पाएगा। अगर लोक सेवक ने, एक दूसरा उदाहरण देखिए, तो सीआरपीसी क्योंकि समन हो गया तो आदेश पर भी तो कोई उदाहरण बता देना। अब आदेश निकलवाया जब भाई कोई, तो आदेश आपका निकलवाइए जिसमें कि आपका कोई आदेश निकलवाइए और व्यक्ति को फरार करवाइए। तो सबसे अच्छा उदाहरण सीआरपीसी की धारा 160 से मिलता है कि पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी ने लिखित आदेश दिया कि आकर थाने पर हाजिर हुई। अभी हमने बताया था कि सबको हाजिर नहीं कराया जा सकता, वो भी याद रखना है। और तत्पश्चात वह व्यक्ति जब पुलिस लिखित आदेश लेकर उसके घर गई तो पता लगा कि ये फरार हो गया है, ताकि रिटन आर्डर क्या हो, कामिल ही न हो, तो ऐसा व्यक्ति सजा का हकदार होगा। की धारा में आईपीसी 170। और चूंकि यहाँ न्यायालय से भिन्न प्राधिकारी ने समन निकाला है, आदेश, समन नहीं भाई, पुलिस समन नहीं निकालती, लिखित आदेश देती है, तो ऐसा व्यक्ति अब दंड की मात्रा कम होगी, सादा कारावास 1 मास का या 500 रुपया जुर्माना या 2। लेकिन यही आदेश किसने दिया होगा, अगर न्यायालय ने, तो दंड कितना होगा, 6 माह का सादा कारावास या जुर्माना 1000 या 2। एक पॉइंट और आपको पढ़ना है, ये जो अपराध है अध्याय 10 के ज्यादा, इसके लिए कॉग्निजेंस कैसे लिया जाएगा, इसके लिए नियम बताया गया है सीआरपीसी की धारा 155, ये पूछा जाता है। इसके लिए प्रावधान सीआरपीसी में कहाँ किया गया है, तो अगर समन लेने से फरार हो गया तो इसको कॉन्सेप्ट बनाइए आगे। तो कोई भी व्यक्ति मुकदमा नहीं कर सकता, इसमें केवल पुलिस अधिकारी या उसके वरिष्ठ अधिकारी ही मुकदमा कर सकते हैं, वो भी आपका परिवाद किया जाएगा और लिखित किया जाएगा, मौखिक नहीं। और किस धारा में ये प्रावधान है सीआरपीसी के 195, यानी जब भी ये चैप्टर पढ़िएगा आप सीआरपीसी की एक धारा पकड़े रहेगा, कौन सा, 195। पूछा भी गया था भाई इंटरव्यू में, एक लोग बता नहीं पाए, फिर मैं आपको बता दूं भाई, ताकि इंटरव्यू की भी एक दिन में तैयारी नहीं कर पाएंगे, बात ना करिए भाई। आपका पूछा ये गया था क्या न्यायालय भी परिवाद करता है, तो निश्चित रूप से सामान्यतः है, लेकिन करता है कब, जब न्यायालय में आप मिथ्या साक्ष्य दिए हैं, तब न्यायालय स्वयं आपके खिलाफ कार्रवाई करेगा और स्वयं आपके खिलाफ क्या करेगा, परिवाद। ये मान के चलिए कि ये कौन सी धारा है सीआरपीसी की, 195। जोड़कर पढ़ना, लिखिए एक लाइन भाई, लिखना 2 ही लाइन, समझना ज्यादा, लिखना हो जो आ सकता है। एक सामान्य बात पहले लिख लीजिए
कि समन लेने से, अभी धारा न लिखे, धारा के ऊपर लिखेगा, समन लेने से इनकार करना दंडनीय नहीं। समन लेने से इनकार करना दंडनीय नहीं है। ये पहले याद रखना है, पहले और कुछ ना याद रहे, हिटेड क्वेश्चन है और ये बन सकता है। क्या दंडनीय नहीं है? क्योंकि बिहार ऐसा क्वेश्चन अपना है, कौन सही नहीं है। 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें दे देगा कि समन लेने से इनकार करना दंडनीय है। ये सही नहीं बल्कि क्या है, बिल्कुल गलत। अगला लिखिए भाई 172, यह हेडिंग डालिए, समनों की तामील या अन्य कार्यवाहियों से बचने के लिए फरार हो जाना। समनों की तामील या अन्य कार्यवाहियों से बचने के लिए फरार हो जाना। देखिए, यदि न्यायालय ने, दो खंड बना लीजिएगा, यदि न्यायालय ने समन, आदेश या सूचना निकाली हो, पैराग्राफ चेंज करके 2 हिस्सों में बांटना है। ये नीचे वाला हिस्सा पहले लिखवाया जा रहा है। लिखिए, यदि न्यायालय ने समन, सूचना या आदेश निकाला हो तब दंड। शॉर्टकट में लिखवाया जा रहा है, थोड़ा पूरा नहीं लिखना है। यदि न्यायालय ने समन, सूचना या आदेश निकाला है तब सजा या दंड। देखिए, सादा कारावास 6 मास का या जुर्माना 1000 रुपया या दोनों। सादा कारावास 6 मास तक का, कठोर नहीं मिलेगा, या जुर्माना 1000 रुपया या दोनों। अगला लिखिए इसी में, यदि अन्य प्राधिकारी ने ऐसा किया हो तब दंड। शॉर्टकट में लिखवाया जा रहा है, यदि अन्य प्राधिकारी, अन्य का मतलब कि न्यायालय के अलावा, ना तो कोर्ट में लिख लीजिए, यदि अन्य प्राधिकारी ने ऐसा किया हो तब दंड। लिखिए, सादा कारावास 1 मास या जुर्माना 500 रुपया या दोनों। शॉर्टकट में लिखिए भाई थोड़ा, सादा कारावास 1 मास तक का या जुर्माना 500 रुपया या दोनों। आइए 173 देखा जाए। 173 आप छोड़ सकते हैं चाहे तो। समन की तामील का या अन्य कार्यवाहियों का या उसके प्रकाशन का निवारण करना। यानी कि समन लेकर गया, कोई मिला नहीं, अब चस्पा करना है और 4 लोग आ गए कि हम यहाँ समन चस्पा नहीं करने देंगे दरवाजे पर, वैसे लोग दंड के क्या होंगे, भागी होंगे, क्योंकि वह विधिक कार्यवाही में क्या डाल रहे हैं, बात। तो सामान्य बाजी 174 देखा जाए, लोक सेवक का आदेश न मानकर गैर हाजिर रहना, ये आपका महत्वपूर्ण है। और यहाँ से इलेक्ट्रेशन को पकड़ना है कंपटीशन के लिए। देखिए भाई लिख लीजिए, तो लोक सेवक का आदेश न मानकर गैर हाजिर रहना, ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, मेंस में ही बना है। यहाँ से आपका इलेक्ट्रेशन भी पकड़ना है। पहले देख लिया जाए बेयर एक्ट की भाषा, उसके बाद आपका इलेक्ट्रेशन या दृष्टांत। दृष्टांत बेयर एक्ट में अंडरलाइन कर लीजिएगा। मेंस में 2 बार 3 बार बना है, यूपी में भी। देखिए, आपका लोक सेवक जो विधि पूर्ण सक्षम था आदेश देने में और आदेश दिया है, किसका आदेश दिया है, किसी व्यक्ति को हाजिर होने कि हमारे यहाँ एपीयर हो जाओ, और वह व्यक्ति हाजिर होता है कि हाजिर नहीं होता, हाजिर नहीं होता तो ऐसा व्यक्ति सजा का हकदार होगा। तो किस धारा में होगा, आईपीसी के 174 में। अब आइए एक उदाहरण देखा जाए। पहले उदाहरण, मान लीजिए कि न्यायालय ने समन जारी किया, अभियुक्त के खिलाफ नहीं समन जारी किया, और समन आपका
सीआरपीसी की किस धारा के तहत जारी किया? 204। अभियुक्त अगर समन लेने से इनकार कर दिया तो दंड का भागी नहीं होगा, लेकिन समन रिसीव कर लिया और जिस डेट पर उसे न्यायालय में क्या होना था हाजिर, उस डेट को हाजिर हुआ कि नहीं हुआ, तो हाजिर नहीं हुआ तो वह आईपीसी की धारा के तहत सजा पाएगा 154। ये पहला उदाहरण किसके लिए दिया गया? जब समन या आदेश किसने दिया हो? न्यायालय ने, कि न्यायालय से भिन्न अधिकारी न्यायालय। अब न्यायालय से भिन्न अधिकारी एक देखा जाए, आपका भिन्न अधिकारी देखा जाए और सबसे अच्छा उदाहरण सीआरपीसी की धारा 160 से उठाया जाए। आपका कई राज्यों में पूछा गया है कि पुलिस साक्षियों को किस धारा के तहत बुलाती है या किस धारा के तहत तलब करती है। तो तलब करने वाली धारा, बुलाने वाली धारा 160। अब दूसरा क्वेश्चन भी बना सीआरपीसी में कि पुलिस क्या जारी करती है? समन, वारंट, लिखित आदेश, इनमें से कोई क्या जारी करती है? रिटन ऑर्डर रटे रहिए, आदेश और समन न मार दीजिएगा। वारंट नहीं, क्या? लिखित आदेश। और यदि कोई व्यक्ति पुलिस द्वारा लिखित आदेश देने के बावजूद भी समय पर हाजिर नहीं हुआ थाने में, तो वह आईपीसी की धारा 174 के तहत सजा का हकदार होगा। तो लेकिन सजा थोड़ा कम मिलेगी, तो फिर नियम बना लीजिए, न्यायालय ने बुलाया है नहीं आते तो सजा थोड़ा ज्यादा, और अगर किसी अन्य लोक सेवक ने बुलाया है नहीं आते तो सजा की मात्रा थोड़ा क्या होगी? कम, लेकिन सजा के हकदार होंगे। लिखिए इसको, लोक सेवक का आदेश न मानकर गैर हाजिर रहना। लिखिए हेडिंग, लिखिए, यदि न्यायालय ने हाजिर होने का आदेश दिया है तब दंड। भाई शॉर्टकट में लिखवाया जा रहा है, 2 ही लाइन लिखवाया जाएगा। यदि न्यायालय ने हाजिर होने का आदेश दिया है तब दंड, न हाजिर हो तब दंड। लिखिए, सादा कारावास 6 मास तक का या जुर्माना 1000 रुपया या दोनों। सादा कारावास 6 मास तक का या जुर्माना 1000 रुपये तक का या दोनों। और नीचे लिख लीजिए, अन्य प्राधिकारी ने यदि आदेश दिया है, अन्य प्राधिकारी में न्यायालय से भिन्न, जैसे कि हमने कौन सा उदाहरण बताया सीआरपीसी में 160, तो अन्य प्राधिकारी ने आदेश दिया है तब दंड। अन्य प्राधिकारी ने आदेश दिया है तब दंड। सादा कारावास 1 मास का या जुर्माना 500 रुपया या दोनों। सादा कारावास 1 मास तक का या जुर्माना 500 रुपया या दोनों। इसमें जो आपका 172 ये आपकी समाप्त हुई। अब आइए 154 पहले दृष्टांत बता दिया। इलेक्ट्रिशियन ही मेंस में आ रहे हैं, प्री में भी आ सकता है, मेंस में तो लगातार ही आ रहा है। अंडरलाइन कर लीजिएगा डायरेक्ट। देखिए 2 दृष्टांत दिया गया है और दोनों आपका माने न्यायालय से ही संबंधित है। इसको चाहिए था कि एक लोक सेवक का दे देता पुलिस का और एक किसको दे देता न्यायालय का। अगर ऐसा रहता तो दोनों बातें इसमें कवर हो जाती, लेकिन जो इलेक्ट्रेशन दिया गया है वह आपका कह सकते हैं कि न्यायालय का ही दिया गया। देखिए आप उदाहरण बता जब क्या इसमें समझाना है। देखिए भाई, कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा निकाले गए सफीना माने समन लिख लीजिएगा या आदेश माने हाजिर होने के लिए आदेश था। सफीना ना है तो लिख लीजिए समन। सफीना दिया
सफीना के पालन में उस न्यायालय के समझ उपसंजात कहाँ है तो लिख लीजिएगा उपस्थित एपियर। उपसंजात मैंने क्या हाजिर, उपस्थित एपियर। उपसंजात होने के लिए तो इसको लिख लीजिए आसान भाषा में। उपसंजात होने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए, वैध रूप से आबद्ध माने कानूनी रूप से बाध्य होते हुए उपसंजात होने में शासक को आरोप करता है तो कौन है इस धारा के तहत अपराध किया। यानी कि एक व्यक्ति है और कलकत्ता उच्च न्यायालय ने उसके खिलाफ समन निकाला कि हाजिर हो और वैध रूप से वह बाध्य था कि समन का पालन करे। रिसीव कर लिया था समन, आया नहीं तो 174 अभी हमने बताया कि आया नहीं तो दंड का क्या होगा, भाग। और यदि न्यायालय ने समन निकाला है तो सजा याद रखिए 6 माह तक का कारावास या जुर्माना 1000 या 2। दूसरा वही है आपका दृष्टांत देखिए। वह जिला न्यायाधीश द्वारा निकाले गए समन के पालन में उस जिला न्यायाधीश के समक्ष गवाह के रूप में उपसंजात होने के लिए वैध रूप से माने आबद्ध होते हुए उपसंजात नहीं होता तो कहने इस धारा के तहत अपराध किया। यानी ये धारा सबके लिए लागू होगी, चाहे गवाह हो और चाहे आपका अभियुक्त हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जरूर याद रखिए, दोनों दृष्टांत बहुत आसान है। इस पर उदाहरण दिए गए हैं केवल न्यायालय। भाई मजिस्ट्रेट भी पूछ सकता, एक जिला जज ने भाई आपका दूसरा उदाहरण बता ही दिया। देखिए 174 ये आपका महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन नया बन सकता है। लिखिए भाई पहले CRPC में जाना पड़ेगा, पहले समझ लीजिए तब लिखवाइए। तो पहले समझ लीजिए भाई तब लिखवाया जाए। बहुत इंटरव्यू में भी क्वेश्चन बनता है। ध्यान से आपका देखिए, इसको कंसेप्ट पहले बनाइए, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। अब ये है कि यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध, पहला शब्द हमने बताया व्यक्ति, यही पहले क्वेश्चन बन गया। व्यक्ति में 3 लोग आएंगे, फिर याद रखिए आपका अभियुक्त भी आएगा, फिर आपका गवाह या विटनेस भी आएगा, और तीसरा गारंटर जिसे आप लोग कहते हैं प्रतिभूत, कौन आएगा? यानी कि फिर आपको याद रखना, यही पहला क्वेश्चन 82 CRPC से उठाया जा रहा है। जब तक 82 नहीं आएगा 174 ये भी नहीं आएगा। 82 पहले 2 मिनट देखिए, तब IPC की कौन सी धारा 174 ये देखना। 82 के तहत प्रोक्लेमेशन या उद्घोषणा जारी की जाती है। 82 के क्लास 1 में भी उद्घोषणा है जो पहली प्रोक्लेमेशन है, और अब 2005 में 82 का क्लास 4 भी जोड़ दिया गया है, जिसमें सेकंड प्रोक्लेमेशन या सेकंड उद्घोषणा। ये उद्घोषणा फरारी की उद्घोषणा होती है। फरार व्यक्ति के बारे में उद्घोषणा किस धारा में? भगोड़े के बारे में 82। लेकिन अब तो आपका 2 उद्घोषणा हो गई, 82(1) और 82। अब अंतर पूछा जाता है इंटरव्यू में, वो तो CRPC में डिटेल में चलेगा। अगर किसी व्यक्ति 82(1) पहले देखिए, यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध, तो पहला अटैक जो करना है आपका क्वेश्चन कि उद्घोषणा किसके विरुद्ध 82(1) की जारी होती है? दे देगा अभियुक्त के विरुद्ध, दूसरा विटनेस या साक्षी के विरुद्ध, तीसरा प्रतिभूत या सिक्योरिटी के विरुद्ध, और चौथा उपर्युक्त सभी। तो हम शब्द क्या यूज कर रहे हैं? अभियुक्त कर रहे हैं कि व्यक्ति? व्यक्ति में कौन शामिल है? अभियुक्त शामिल है कि नहीं है? और गवाह शामिल है कि नहीं है? और गारंटर जो बना है शामिल है कि नहीं है? अतः 82(1) की उद्घोषणा उपर्युक्त सभी के विरुद्ध क्या होगी? जारी। कई बार क्वेश्चन आ चुका है भाई, टेक्निकल क्वेश्चन है, गलत न हो।
किसी भी हाल में ये गलतियां क्षम्य नहीं है। यही गलती बाहर कर देगी और यहीं से क्या करेगा, अंदर भी कर देगा। आगे देखिए, इसके बाद अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ न्यायालय ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया हो और वह व्यक्ति फरार हो गया हो या अपने को छिपा रहा है, जिससे गिरफ्तारी के वारंट का पालन नहीं हो पा रहा है, यानी कि निष्पादन ही नहीं हो पा रहा है, तो न्यायालय के पास एक और विकल्प है और उस व्यक्ति के खिलाफ उद्घोषणा 82(1) में कर दे, फरारी की घोषणा, उद्घोषणा कर दे। उद्घोषणा में एक समय दिया जाता है जो 30 दिन से कम का नहीं होगा, यानी कि 30 दिन के बाद का होगा, और न्यायालय कहेगा इस तारीख को आप क्या करिए, हाजिर हो जाइए। तो ये 30 दिन याद रखिएगा, 30 दिन से कम का नहीं होगा, अधिक का हो सकता है, ये सतर्क रहना है। और यदि ऐसा व्यक्ति उस समय के अंदर, जो मानिए 40 दिन थे, उस समय के अंदर न्यायालय में हाजिर नहीं होता, तो ऐसा व्यक्ति अब एक नया अपराध कर बैठा और आईपीसी की धारा 174(a) के तहत ऐसा व्यक्ति चाहे गवाह हो, चाहे प्रतिभू हो, चाहे अभियुक्त हो, नया अपराध हो गया। और आईपीसी की धारा के तहत दंडनीय होगा 174(a), लेकिन हमने उद्घोषणा किसमें अभी कराई है, 82(1). तो 82(1) की उद्घोषणा में समय पर न आने पर सजा कम है, तो सजा जरूर याद रखिए, 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना या। अब 82 का खंड 4 है भाई, खंड 4 है भाई, खंड 4 देखा जाए। 82 के खंड 4 आपका 2005 में जोड़ी गई और ये दूसरी बार घोषणा की बात करती है, लेकिन सबके लिए नहीं, सतर्क रहना है, केवल और केवल अभियुक्त के लिए, सबके लिए नहीं है। किसके लिए, अभियुक्त के लिए। और वो सभी अपराधों में नहीं, 19 अपराधों का उल्लेख विधेयक में किया गया है। अगर इन 19 अपराधों के 19 धाराओं में आने वाला अपराध कोई व्यक्ति किया है, पहले घोषणा हो गई, नहीं आया, तो न्यायालय चाहे तो कौन सी घोषणा कर सकता है, दूसरी। तो दूसरी घोषणा की धारा 82 के किस खिलाफ, अभियुक्त के खिलाफ की सभी के खिलाफ, केवल और केवल अभियुक्त, सभी अपराधों में कि कुछ अपराधों में। कितनी धारा के तहत अपराध है, 19, यही पॉइंट पकड़ना है। अब अगर उसमें भी वैसे ही नियम लागू होगा, अगर इस उद्घोषणा में दिए गए समय के अंदर वह अभियुक्त, अब हम व्यक्ति नहीं कहेंगे, यहाँ क्या कहेंगे, अगर अभियुक्त हाजिर नहीं होता तो आईपीसी की धारा 174(a) कहती है कि वह दंड का भागी होगा, और दंड की मात्रा अब ये वाली, यानी कि 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। तो सतर्क रहना है, किसमें, 82(1) का उल्लंघन तो 3 वर्ष, और 82(4) सीआरपीसी का उल्लंघन तो कितना साल, 7। इसको लिखिए भाई 174(a) लिखिए, सीआरपीसी हेडिंग डालिए, हेडिंग वही है, पूरा नहीं लिखना, 174 लिखिए। सीआरपीसी की धारा 82 के अधीन किसी उद्घोषणा के उत्तर में गैर हाजिरी, हेडिंग डालिए, सीआरपीसी की धारा 42 के अधीन किसी उद्घोषणा के उत्तर में गैर हाजिरी, गैर हाजिरी माने एपीआर ना होना, तो लिख लीजिए, हाजिर ना होना। इसमें 2 खंड बना लीजिए आपका। यदि उद्घोषणा 82 के क्लास 1 वाली है तब नहीं, बस शॉर्टकट में बनाइए बहुत। लिखिए, यदि उद्घोषणा धारा 82 के क्लास 1 वाली है तब दंड, यदि उद्घोषणा सीआरपीसी की धारा
82 की क्लास 1 वाली है तब दंड, ठीक है, 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों। 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों। अगला लिखिए, यदि उद्घोषणा 82 की धारा 82(4) वाली है, 82 का क्लास 4 वाली है तब दंड, कोर्ट में लिखिएगा 4 वाली है तब दंड, 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। आइए अगला देखा जाए भाई आपका 176 कभी काल पूछ ली जाती है। सूचना या इत्तला देने के लिए वैध रूप से अवैध व्यक्ति द्वारा लोक सेवक को सूचना या इत्तला देने से इनकार करना। तो पहले CRPC में बताइए, आपका कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति है जो कानूनी रूप से बाध्य है कि वह किसी विषय के बारे में लोक सेवक को सूचना दे, लेकिन अगर वह सूचना अपराध के बारे में नहीं देता तो दंड की मात्रा बढ़ेगी। तो CRPC की धारा में ये प्रावधान है, आम जनता का और लोग माने आम जनता, ग्रामीणों का, ग्राम चौकीदार का, लेखपाल का, मास्टर साहब का, मास्टराइन साहिबा का, अगर कोई अपराध होता है तो वह पुलिस को या मजिस्ट्रेट को सूचना देते हैं। 40 और सूचना नहीं देते तो आप दंड के भागी होंगे की धारा में IPC 176। इतना नहीं, बस समझना तो। अगला ये मिथ्या इत्तिला देना, 177 से आपका क्वेश्चन बनता है। मिथ्या इत्तिला देना, इसको 2 जगह से कोरिलेट करके एक साथ पढ़ना। देखिए, दो धाराएं एक साथ हम पढ़ाएंगे, यहाँ से आपका इंटरव्यू में भी क्वेश्चन बना है। 177 हम पढ़ाएंगे और फिर आपका 211 यानी कि IPC की धारा 211। देखिए आपका 211 में ये पूछा जाता है कि फॉल्स FIR दर्ज कराना किस धारा में दंडनीय। ये कई बार पूछा गया, यानी कि आपके साथ अपराध नहीं हुआ, थाने के भाग साधक अधिकारी को आपने सूचना दी कि ये अपराध हमारे साथ हुआ है, हमारी FIR दर्ज करिए, और आपकी FIR दर्ज कर ली गई। बाद में पता लगा ये तो फाल्स सूचना थी, फर्जी थी, तो ऐसा व्यक्ति IPC की धारा के तहत दंड का भागी होगा। तो आपका सेक्शन है 211 को पूछा जाता है फाल्स FIR। और इत्तिला अगर देता है तो ये बताएंगे दोनों में अंतर है, हल्का सा अंतर है, ज़्यादा नहीं। कभी लोग पढ़ते पढ़ते मिक्स कर देते हैं, तो मिक्स नहीं करना है, दोनों को अलग अलग पढ़ना है और दोनों में क्या हल्का सा अंतर है उसको भी जानना है। आइए पहले आपका 177 पढ़ा जाए, उसके बाद 211 पर 177 निकालिए। देखिए, मिथ्या इत्तिला देना, एक शब्दों पर ध्यान दीजिएगा तब अंतर अपने आप आ जाएगा। जो कोई किसी लोक सेवक को ऐसे लोक सेवक के नाते किसी आपका विषय या इत्तिला देने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए उस विषय पर सच्ची इत्तिला के रूप में ऐसी इत्तिला देगा। इत्तिला मैंने सूचना हुआ भाई, जिसका मिथ्या होना वह जानता है या जिसके मिथ्या होने का वह विश्वास करने का कारण रखता है, वह दंड का भागी होगा। दंड कितना मिलेगा? 6 माह का सादा कारावास 6 माह तक का, या जुर्माना 1000 या दोनों। लेकिन
अगर वह कर सकते हैं इत्तला किसी अपराध के विषय में हो या अपराध रोकने के विषय में हो, अपराधी को पकड़ने के विषय में हो, तो दंड की मात्रा बढ़ जाएगी मिथ्या इत्तला देने पर। और कितनी होगी? 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दो। आइए सूचना दिलवाई जाए भाई। देखिए आपका अपराध के बारे में सूचना, जैसे कि एक उदाहरण देखिए। ये जानता है कि हमारे खेत में एक आदमी मृत पड़ा है और ये जानता है कि किसी ने इसकी हत्या की है, तो पुलिस को सूचना देता है आज कि एक आदमी हमारे खेत में मृत पड़ा है और इसको सांप ने काट लिया है। तो बताइए अपराध के बारे में सूचना ज्ञान के बारे में, अपराध के बारे में। और मरा हुआ है, उसको मृतकारी की गई और फाल्स इंफॉर्मेशन पुलिस को दिया कि कोई मारा नहीं बल्कि क्या काटने से मर गया, सांप। बताइए 211 में मामला जाएगा कि आपका 177 में, दूसरा 211 में नहीं, ये जाएगा 170 से। अब दूसरा उदाहरण देखिए। ए के साथ कोई लूट नहीं हुई। ए बी को फंसाने के लिए जाता है और बी के खिलाफ FIR दर्ज कराता है कि बी जब मैं रास्ते में आ रहा था तो मुझे लूटा, यानी कि मेरे साथ रॉबरी की गई, जबकि ये घटना बिल्कुल असत्य थी। तो जो सूचना दिया है, जो FIR दर्ज कराया है, वह दंड का भागी होगा 177 नहीं बल्कि धारा के तहत 211। ये जरूर याद रखिए दोनों में। अब देखिए आपका इसमें यानी कि सूचना को 2 भागों में हम इसमें बांटा गया। एक ऑफेंस के बारे में सूचना जिसमें दंड की मात्रा ज्यादा है, एक अन्य सूचना जो अपराध से भिन्न हो, उसमें गलत सूचना देते हैं तो उसमें दंड की मात्रा क्या है, कम। अब दृष्टांत पूछा जाता है, ये भी दृष्टांत अंडरलाइन कर लीजिए, कई बार मेंस में आ चुका है, प्री में। दृष्टांत अंडरलाइन करिए। पहला दृष्टांत ज्यादा पूछा जाता है, दूसरा भी देखिए। तो एक उधारक यह जानते हुए कि उसकी उधारक बने भूमि का मालिक, होल्ड करने वाला, लैंड को होल्ड करने वाला। और एक उधारक यह जानते हुए कि उसकी भू संपदा मैंने खेत करी की सीमाओं के अंदर यानी कि खेत में एक हत्या की गई, उस जिले के मजिस्ट्रेट को जानबूझकर यह मिथ्या इत्तला देता है कि मृत्यु सांप के काटने के परिणाम स्वरूप हुई है, तो इस धारा के तहत सजा का हकदार होगा। अब सजा कौन सी मिलेगी? पहले पैराग्राफ वाले के दूसरे, तो पहला तो अपराध से भिन्न सूचना और दूसरा पैराग्राफ किससे अटैच है? अपराध के बारे में मिथ्या इत्तला। तो किसके बारे में दिया है मिथ्या इत्तला? अपराध के बारे में। तो कौन खंड लागू होगा? सेकंड, दंड कितना है? 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या ये पहला उदाहरण किस पैराग्राफ से रिलेटेड है? सेकंड, याद रखिएगा। दूसरा पैराग्राफ देखिए। तो जो ग्राम चौकीदार है, तो ग्राम चौकीदार फिर बताना पड़ेगा। ग्राम चौकीदार, ये ग्राम चौकीदार जो होते हैं ये पब्लिक सर्वेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। ग्राम चौकीदारों का ये विधिक कर्तव्य है CRPC की धारा 40 के तहत कि वह किसी अपराध की सूचना पुलिस थाने को दे, ये कानूनी कर्तव्य है। ग्राम चौकीदार का मुख्य कार्य होता है ग्राम का चौकी पहरा देना, यानी कि चौकी पहरा देना मतलब गांव में घूमते रहिए और रात में जागते रहे, सीटी बजाकर क्या करे, डंडा पटकता रहे और लोगों को चोर उचक्कों से क्या करे, यानी कि घंटी बाजों से क्या करे, लोगों को बचाए। यही तो काम नहीं हो रहा है। चौकीदार को वेतन भी मिलता है भाई। अब अगला क्वेश्चन बनता है,
चौकीदार को कौन नियुक्त करता है? डीएम। अब बर्खास्त कौन करता है? डीएम। और ये किसके नियंत्रण में रहते हैं? डीएम। डीएम यानी कि ये सीधे कहाँ से आपका कवर होंगे? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट, याद रखिए ग्राम चौकीदार। अब आइए उदाहरण सही रहेगा भाई, ग्राम चौकीदार का मुख्य कार्य भी पूछा जाता है। देखिए वह जो ग्राम चौकीदार है यह जानते हुए कि अनजाने लोगों का एक बड़ा गिरोह के गृह में जो पड़ोस के गांव का निवासी एक धनी व्यापारी है डकैती करने के लिए उसके गांव से होकर गया है। और बंगाल संहिता, इतना नहीं जानना है, बंगाल संहिता आपका इतिहास, बस ये जानना है कि ग्राम चौकीदार है, ये देख रहा है कि डकैतों का एक गुट हमारे ही गांव से दूसरे गांव में एक धनी व्यापारी को मैंने डकैती करने जा रहा है। तो ग्राम चौकीदार का कर्तव्य है कि वह इसकी सूचना किसको दे? पुलिस को। अगर सूचना नहीं देता और उसकी सूचना किससे संबंधित है? अपराध से, तो ऐसा ग्राम चौकीदार धारा 176 की 177 की धारा किस पैराग्राफ के तहत दंडित होगा? फर्स्ट की सेकंड, क्योंकि आप सूचना किससे रिलेटेड है? आपका कह सकते हैं कि ये सूचना आपका अपराध से रिलेटेड है, क्योंकि डकैती करना क्या है? अपराध। इसके बाद लिख लीजिए भाई आपका मिथ्या इत्तिला देना, तब 211 देखा जाए इसी के साथ। देखिए यदि ऐसी इत्तिला अपराध से संबंधित हो तब दंड, लिखना 2 ही लाइन, यदि ऐसी इत्तिला अपराध से संबंधित हो तब दंड। दो वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों। 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों। अगला लाइन लिखिए, यदि सूचना अपराध से भिन्न विषय के बारे में, दूसरा खंड में लिखिए, यदि सूचना अपराध से भिन्न विषय के बारे में हो तब दंड। देखिए सादा कारावास 6 मास तक का या जुर्माना 1000 रुपया या दोनों। सादा कारावास 6 मास तक का या जुर्माना या जुर्माना 1000 रुपया या दोनों। उसके बाद 211 चलिए आगे बताया। लिखिए भाई 179 पढ़ना है। प्रश्न करने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक का उत्तर देने से इनकार करना। हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए भाई, इसमें भी कोडलेट करना पड़ेगा दोस्तों। प्रश्न करने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक का उत्तर देने से इनकार करना। भाई ये प्रश्न पहले कराइए तब ना, कहाँ उत्तर देना दंडनीय होगा और कहाँ दंडनीय नहीं होगा। देखिए प्रश्न पहले करवाइए लोक सेवक द्वारा कुछ, ये लिख लिए। सबसे पहले उदाहरण लिया जाए सीआरपीसी का। सीआरपीसी की धारा 161 पर आई। पुलिस अभियुक्त से पूछताछ करती है गवाहों से, तो ऐसी गवाह जिनसे पुलिस पूछताछ करती है वो सत्य उत्तर देने के लिए कानूनन बाध्य है कि बाध्य नहीं है? बताइए। बाध्य। अगर ऐसा अभियुक्त या गवाह उत्तर सत्य नहीं देता, झूठा देता, उत्तर सत्य न देकर आपका उत्तर देने से इनकार कर देता है, तो ऐसी दशा में ऐसा अभियुक्त या गवाह आईपीसी की धारा 179 के तहत
दंड का भागी होगा। लेकिन कोई गवाह या अभियुक्त को ये कानून शक्ति कानून अधिकार देता है कि वह कुछ आधारों पर आपका उत्तर देने से क्या कर सकता है, और भी आधार भी सीआरपीसी की धारा 161 में दिए गए हैं। पहला आधार, ये खुद अपराध में फंस जाएगा, भाई अपराध में खुद फंस जाएगा तो क्यों उत्तर नहीं करते, या उस पर कोई शास्ति लग जाएगी, सेंक्शन लग जाएगा, या उसकी संपत्ति जब्त हो जाएगी, तो अपराध उत्तर देने से क्या करे, इनकार कर सकता है अभी, क्योंकि आर्टिकल 20 का क्लास 3 भी इसको साथ देखना है कि अपराध का कोई अभियुक्त व्यक्ति अपने ही विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाए। लेकिन अगर उत्तर ही आधार नहीं है कि भी उत्तर देने से गवाह या अभियुक्त क्या कर रहा है, इनकार, दंड का भागी भी होगा की धारा में आईपीसी 179। अब इसी में आपको अभी लिखना नहीं, अभी पहले समझिए भाई, इसी में आपका जो पढ़ना है सीआरपीसी की धारा 350 और एविडेंस की धारा आपका 132 में 65 में तो एक प्रश्न पूछ सकता, 165 में पूछ सकता, उतना लंबा नहीं जाना है। तो केवल एक दो उदाहरण देखिए, क्योंकि बहुत लंबा खींचना भाई, आईपीसी कम हो जाएगी, पता लगा कि दूसरे सब्जेक्ट ज्यादा चल रहे, तो हमें सतर्कता बरतनी है। कोरिलेशन बस एक लाइन और मुख्य रूप से आईपीसी देखना है। सी एक बार उनके देखने से सीआरपीसी सही है भाई, हल्का सा कंफ्यूज हो तो उसका उपाय एक बार गलत हो जाएगी तो हमेशा वहीं पढ़ते रहेंगे। ठीक है भाई, सीआरपीसी की धारा 349 देखना, अभी आईपीसी पढ़ा जाएगा 169, पहले इसको देखिए। सीआरपीसी की धारा 349 में कि उत्तर देने से इनकार करने या दस्तावेज पेश करने से इनकार करने पर सजा, और वह सजा न्यायालय देता है, मात्रा याद रखिए 7 दिन, अधिकतम कितना 7 डेज, एक। तो 349 अलग से लिख लीजिए। सीआरपीसी उत्तर देने से, यहाँ भी वही हो रहा, उत्तर देने से इनकार किया जा रहा है। सीआरपीसी पहले सीआरपीसी लिखिए, सीआरपीसी की धारा 349 के तहत, डिटेल में जाकर घर पर एक बार देख लीजिएगा। 149 के तहत उत्तर नहीं 349, उत्तर देने से इनकार करना या दस्तावेज पेश करने से इनकार करना, दोनों लिखिएगा। उत्तर देने से इनकार करना या डॉक्यूमेंट दस्तावेज पेश करने से इनकार करने के लिए सजा, दोनों है, केवल उत्तर नहीं है, डॉक्यूमेंट भी। कितनी सजा न्यायालय दे सकता है? 7 दिन, 7 डेज, ये यूपीएफओ में आ चुका है, 7 डेज। फिर आपका अगर आईपीसी में भी ऐसा प्रावधान है, लेकिन सबके लिए, अगर लोक सेवक है, केवल न्यायालय नहीं, वहाँ तो केवल न्यायालय था सीआरपीसी में, यहाँ व्यापक है। कोई लोक सेवक है, प्रश्न पूछने के लिए आबद्ध है, प्रश्न द्वारा उसे शक्ति है, प्रश्न पूछा और आप मौनी बाबा रह गए, उत्तर नहीं दिए, तो आप दंड के क्या होंगे? भागी होंगे। किस धारा में? आईपीसी 179। दंड लिखिए भाई, आपका एक लाइन लिखा जाता है। सादा कारावास 6 मास या जुर्माना 1000 या दोनों। सादा कारावास 6 मास या जुर्माना 1000 या दोनों। बहुत ज्यादा भाई विद्वान लोग हैं तो पढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए आप पढ़ सकते हैं एविडेंस की 3 धाराएं पढ़ सकते हैं साथ। कंपेयर्ड विटनेस, कंपेयर्ड विटनेस यानी कि विश्वसनीय साक्षी भाई, विश्वसनीय भाई, विश्वसनीय नहीं, शब्द पकड़िए। कंपेयर्ड
विश्वसनीय नहीं, विवसनीय। विवसनीय माने बाध्य किया हुआ साक्षी, मजबूर किया हुआ साक्षी, यानी कि न्यायालय साक्षी को बाध्य करेगा कि तुम जवाब दो, मौन नहीं रहना है। अब मौन रह जाता है गवाह तो 349 या 30 क्रिमिनल मामला है, अन्य मामलों में तो बना ही है, कौन आपका और भी बनिया धारा है। लेकिन कंपेल्ड विटनेस या विवसनीय साक्षी, मजबूर किया हुआ साक्षी, ये गवाही देने के लिए बाध्य होता है। लेकिन अब समस्या ये है कि जब गवाही देने आया है और आप मजबूर कर रहे हैं कि गवाही दो, तो ऐसी दशा में आपका उसको भी कुछ संरक्षण मिलना चाहिए, और संरक्षण कानून देता है। उसके खिलाफ गवाही अगर देता है, कुछ बोल भी देता है, तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन एक बात ना बोल, बहुत खतरनाक है, यानी कि झूठ बोले कौवा काटे, सुने हैं ना कौवा क्रो काव वाला बहुत कौवे आजकल झूठ बोलेंगे तो क्या काटेगा। बस एक लाइन याद रखिए, अगर मिथ्या साक्ष्य दिया, फॉल्स एविडेंस दिया, तो भले गवाह हो, कोई बचाव नहीं। मिथ्या साक्ष्य देने के लिए उसके खिलाफ क्या चलाया जा सकता है, मुकदमा, लेकिन और कुछ नहीं, यानी कि काफी बचाव दिया गया विटनेस को। तो आपका 180 देखिए, एक धारा और बता दे, कम से कम कुछ धारा 180 लिखिए भाई, IPC 180, कथन पर हस्ताक्षर करने से इनकार करना, हेडिंग डालिए। कथन पर हस्ताक्षर करने से इनकार करना, यहाँ से क्वेश्चन मुख्य रूप से FIR से बनता है। लिखिए इसमें इनकार करना, दंड लिख लीजिए, तब एक उदाहरण दिया जाए। सादा कारावास 3 मास या जुर्माना 500 या दोनों। सादा कारावास 3 मास का या जुर्माना 500 रुपया या दोनों। इसमें जो मुख्य रूप से आपका क्वेश्चन बनता है वो CRPC की धारा 154 से बनता है कि अगर कोई व्यक्ति FIR दर्ज कराया और FIR पर साइन ही नहीं कर रहा है, तो वह व्यक्ति यानी कि सूचनादाता, इंफॉर्म करने वाला, इस IPC की इस धारा के तहत सजा का हकदार होगा। तो कौन सी धारा है? 180। लिख लीजिए, एक लाइन अलग से बताइए। यदि सूचनादाता FIR पर हस्ताक्षर या अंगूठा चिन्ह नहीं लगाता, यदि सूचनादाता FIR पर हस्ताक्षर, तो बांटना पड़ेगा, लेकिन हस्ताक्षर नहीं करता या अपना अंगूठा चिन्ह नहीं लगाता, दोनों लिख लीजिएगा, क्योंकि साइन मैंने आपका है तो अंगूठा लगता है। अंगूठा चिन्ह नहीं लग, फिंगरप्रिंट नहीं लगाता, थंब कहा जाता है भाई, तो वह IPC की धारा 180 के तहत सजा का हकदार होगा। वह IPC की धारा 180 के तहत सजा का हकदार होगा। इसके बाद आपका कह सकते हैं कि ये 181 आजकल लास्ट में 1 मिनट और भाई इस बार कर जाएगा। आजकल यूपी आयोग इसका यूज कर रहा है ज्यादा। आपका ये यूपी आयोग यूज ज्यादा कर रहा है, ये कह रहा है कि आप कह रहे हैं कि आयोग में भ्रष्टाचार है, तो एक एफिडेविट दीजिए और लिखिए कि भ्रष्टाचार आयोग कर रहा है। अगर आपकी बात क्या निकली, मिथ्या निकली, तो हम आपके खिलाफ क्या करेंगे, मुकदमा। तो वह हल्ला वाले का नेता परेता सब क्या हो गए, शांत, कहीं हम पर मुकदमा एक आजाद हो जाए। तो कहाँ कोई जा रहा है बताइए, कोई जा रहा है कि भ्रष्टाचार हो रहा है। आयोग ने ये किया, तो आगे कल बताया जाएगा। आपका 182 भी महत्वपूर्ण है।